इनका जन्म होता है कौन सी तारीख को? वो तारीख आ जाती है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। अब यहाँ एक सवाल है जो इनके जन्म वर्ष को लेकर पूछा जा सकता है। अब इनके जन्म वर्ष का लेकर कोई भी एविडेंस अपने पास में नहीं है, तो अपन लिख देंगे इनकी जन्म वर्ष की बात करें तो कौन सी शताब्दी है? 15वीं। तो इस 15वीं शताब्दी में अपने भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हडबू जी का जन्म नागौर जिले के बुंडेल नामक गांव में होता है। राजपूत जाति में जन्मे और इनका गोत्र कौन सा है? सांकला। यहाँ तक तो ठीक है। हडबू जी सांकला किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी। अब मैंने तुम्हें जब पढ़ाए थे तब बताया था रामदेव जी और हडबू जी दोनों के गुरु कौन है? बालीनाथ जी। तो स्वाभाविक सी बात है इनके गुरु भी कौन हो जाएंगे? बालीनाथ जी। और अपन पढ़ ही चुके। बताओ देखिए, बालीनाथ जी जो हैं अपने हडबू जी रामदेव जी के जो गुरु थे, इन बालीनाथ जी का मंदिर या आश्रम कहाँ बना हुआ? ये भी पढ़ लिया था अपन ने। इनका मंदिर या आश्रम आपके कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी पर। और मसूरिया नाम की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जोधपुर में पड़ती। अब यहाँ तक तो ठीक है। ये तो ऐसे सवाल है जो अपन ने पढ़ रखे थे, आदि चीजें। आगे वाले पॉइंट देखो। अगर मैं हडबू जी की बात करूं तो यहाँ से एक सवाल बनता हडबू जी सांकला का, इनके माता पिता कौन है? सबसे पहले अगर मैं इनके पिता की बात करूं तो हडबू जी के पिता का नाम बताया जाता मेहाजी सांकला। कई जगह मेहाजी का नाम महराज सांकला भी मिलता है। ये दो नाम मिलते हैं इनके पिता के, मेहाजी या महराज सांकला। इनके पुत्र हुआ करते थे हडबू जी। अब पिता का नाम हो गया तो इनकी माता श्री का नाम भी देख ले। हडबू जी की माता श्री का नाम बताया जाता सौभाग्य दे। क्या नाम था भाई? सौभाग्य दे। अब इनकी जन्म तारीख हो गई, जन्म स्थली हो गई, मौसेरे भाई हो गए, माता पिता हो गए। ये सारे नॉर्मल सवाल बनते जो ध्यान होना चाहिए। एक बार रिपीट करूं, ध्यान से सुनो। हडबू जी का जन्म 15वीं शताब्दी में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन होता है। बुंडेल नामक गांव नागौर में जन्मे। राजपूत जाति में सांकला गोत्र में इनका जन्म हुआ। मौसेरे भाई का नाम रामदेव जी था। इन्होंने अपना गुरु रामदेव जी की तरह किसको बनाया? बालीनाथ जी को। बालीनाथ जी का मंदिर या आश्रम कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और हडबू जी के पिता का नाम मेहाजी या महराज सांकला है और माता का नाम क्या है? सौभाग्य। अब हडबू जी को क्यों देवता के रूप में पूजा जा रहा, उसको सुनते हैं, ध्यान से सुन। कहते कि हडबू जी जो है, इनकी अगर मैं बात करूं तो हडबू जी सांकला के समकालीन मारवाड़ का एक शासक हुआ करता था। और इनके समकालीन मारवाड़ के उस शासक का नाम बताया जाता राव जोधा। क्या नाम था भाई? राव जोधा। तो समकालीन जो मारवाड़ शासक था, उस मारवाड़ के शासक का नाम बताया जाता और उस शासक का नाम आपके आ जाता है राव जोधा। अब ये जोधा इनके समकालीन था। तो जोधा तो समकालीन था तो कोई तो खास बात रही होगी, तभी तो जोधा को पढ़ रहे अपन। अब ध्यान से सुनो। इधर आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तब आपको दो रियासतें पढ़ने को मिलेगी। एक रियासत का नाम था आपके मेवाड़, एक रियासत का नाम था आपके मारवाड़। अब मैं इन दोनों को क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि अपने देवता का संबंध है इन रियासतों से। मेवाड़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपके एक राजवंश हुआ करता था, उसका नाम था गुहिल, जिसे एक नाम से और जानते हैं हम, इसको कहते हैं सिसोदिया। ऐसे आपके जो मारवाड़ रियासत थी, इसमें कौन सा राजवंश हुआ करता था? राठौड़। मारवाड़ में तो राठौड़ राजवंश है और मेवाड़ में आपके कौन सा राजवंश है? गुहिल या सिसोदिया। अब क्या होता है, यहाँ गुहिल या सिसोदिया राजवंश में मेवाड़ का एक शासक बना, उसका नाम आता है राणा लाखा। क्या नाम था? राणा लाखा। इधर अपन बात कर रहे हैं राव चुंडा। क्या नाम था भाई? राव चुंडा। अब इस राव चुंडा की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका एक पुत्र था, इसके पुत्र का नाम बताया जाता रणमल। अर्चना जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप की पुत्री का नाम बताया जाता हंसाबाई। क्या नाम था भाई? हंसाबाई। इस कहानी को ध्यान से सुनना आप। अब क्या होता कि इधर मेवाड़ का शासक राणा लाखा, इसका एक बड़ा पुत्र था। उस बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र का नाम हुआ करता था राणा चुंडा। थोड़ा ध्यान रखना, वो राव चुंडा है जो मारवाड़ का है, ये राणा चुंडा है जो मेवाड़ के शासक राणा लाखा का पुत्र था। इधर ये राव चुंडा जो है ना, इसकी बेटी हंसाबाई का जो विवाह है, ये विवाह किसके साथ करना चाह रहा था? राव चुंडा के साथ। लेकिन हंसाबाई की तरफ से जब ये प्रस्ताव आता है तो एक शर्त पे आया था कि हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के उस शासक से किया जाए जो मेवाड़ का मना करेगा। इधर हंसाबाई का विवाह राणा चुंडा की बजाय इधर अपने किसके साथ हो गया? राणा लाखा। और राणा लाखा के साथ में इनका विवाह एक शर्त पे हुआ कि जो भी हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। और बना भी। राणा लाखा का एक पुत्र हुआ राणा मोकल, जो मेवाड़ का शासक बना था। अब यहाँ राणा चुंडा जो है ना, बेचारा ये बड़ा पुत्र था,
इसने अपने पापा के सामने कसम खाई और इसने एक प्रतिज्ञा की, जैसे महाभारत के समय भीष्म पितामह ने की थी। भीष्म ने कहा था कि मैं मेरा विवाह नहीं करूंगा ताकि मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैं किसी भी प्रकार से कोई भी आपसे कोई भी जमीन वगैरह नहीं लूंगा। ऐसे ही राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि मेरी कोई भी संतान हो जाए तो उसका अधिकार कभी भी अपने मेवाड़ पे नहीं होगा। इसीलिए तो इसको राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। ये आप इतिहास में पढ़ोगे इसको। अब ये तो बात होगी, छोड़ो इसको, यहाँ वापस आओ। हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हो गया। राणा लाखा और हंसाबाई से एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था राणा मोकल। राणा मोकल बाल्यावस्था के दौरान छोटा सा बच्चा। इस हंसाबाई को डर था, क्या पता राणा चुंडा जो राणा लाखा का बड़ा बेटा है, राज गद्दी को पाने के लिए मेरे बेटे को ना मार दे। तो हंसाबाई ने अपने पास में किसको बुला लिया? अपने भाई को। भाई कौन है? रणमल राठौड़। हंसाबाई अपने भाई रणमल राठौड़ को मोकल का संरक्षक बना देती है और मोकल की सुरक्षा में इसको तैनात कर देती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, राणा मोकल तो बच्चा सा राजा नहीं बन सकता, तो हंसाबाई का जो भाई था रणमल राठौड़, ये आराम से उस मेवाड़ में शासन करने लग गया। और मेवाड़ में इसकी इतनी चलने लग गई कि अगर ये यूं कह दे कि आज दिन हो रहा है तो दिन ही होगा, भले रात हो रही हो। हंसाबाई ने देखा कि यार मेरे भाई रणमल राठौड़ का प्रभाव तो बढ़ता जा रहा, और अगर इसी तरीके से रणमल राठौड़ का प्रभाव बढ़ता गया तो क्या पता रणमल राठौड़ लालच में आ जाए और उसके भांजे मोकल को ना मार दे, तो मेरा तो जीवन खराब है और इस इतिहास में मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा कि देखो एक बहन ने शादी करके दूसरी रियासत का राज्य पूरा बर्बाद करवा दिया। हंसाबाई ने देखा कि मेरे भाई का प्रभाव बढ़ रहा है रणमल राठौड़ का। इस रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करने के लिए उसने वापस राणा चुंडा को किधर बुलाया? मेवाड़। क्योंकि बेचारा ये राणा चुंडा जो है ना, हंसाबाई से परेशान हो गया था और इसने मेवाड़ को छोड़कर मालवा चला गया था। पढ़ोगे आगे आप, होशंगा शाह के पास गया था ये। और राणा चुंडा वापस आया। बारमली नामक एक दासी का नाम सुना होगा। उस बारमली दासी की सहायता से किसको मार दिया गया? रणमल राठौड़। और ये रणमल राठौड़ जब मेवाड़ में मरा, तब इस रणमल राठौड़ का बेटा राव जोधा भी कहाँ था? मेवाड़ में। तब उस मेवाड़ के वहां कोई जगह बैठा था जोधा। इसको जाके किसी ने कहा कि जोधा भाग सके तो भाग, रणमल मारियो जावे, कि रणमल तू मर चुका है और राव जोधा अगर तू भाग सकता है, अपने आप को बचा सकता है तो भाग ले यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मेवाड़ वाले मार देंगे। इस रणमल राठौड़ का बेटा है कौन? राव जोधा। आप आगे इतिहास में पढ़ोगे, ये राव जोधा मेवाड़ से भागकर बीकानेर जिले में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम आता है काहुनी गांव। कौन सा गांव है? काहुनी। इस काहुनी नामक गांव में जाकर जोधा ने शरण ली। बाद में इसको पता चला कि अपना जो राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर, उस मंडोर पे भी राजधानी पर अधिकार हो गया किसका? मेवाड़ वालों का। और मेवाड़ वालों ने जैसे अधिकार किया, कुंभा ने मंडोर नामक राजधानी पर अधिकार करके, उस मंडोर पर अधिकार करके उसको किस में मिला दिया? अब जोधा को तो ना तो राजधानी मिली ना कुछ। जोधा बड़ा मनी मन पछतावे। जोधा अपनी बुआ के पास जाके ये भी नहीं कह सकता कि बुआ मुझे मंडोर दे दो, जाए तो क्या पता मेवाड़ वाले मार दे पिता की तरह। इसलिए जोधा को डर था। जोधा कई सालों तक मंडोर को जीतने की अभिलाषा में इधर उधर घूमता रहा। जोधा के पास कुछ 100, 200, 500 सैनिक रहते थे। जाता मंडोर पे आक्रमण करता, नहीं जीत पाता क्योंकि मेवाड़ की बड़ी सेना थी। जोधा परेशान हो गया। जोधा परेशान हो गया तो मंडोर को जीतने की अभिलाषा में इसने कई साल जंगल में गुजार दिए। अब एक दिन कहते हैं कि जोधा को भयंकर भूख लग रही थी, किसी गांव में जाता है, वहां एक महिला एक खाना बना रही थी। उस खाने को जैसे इसने सुगंध के रूप में देखा तो जोधा का मन हुआ कि आज तो यार बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की, मैं जाऊं इस घर में जाके भोजन करके आ जाऊं। वहां उस समय बाजरे की रोटी बन रही थी और उस बाजरे की रोटी को कहते सोगरा। कहते जोधा जैसे उस घर में जाता है तो उस महिला ने नहीं पहचाना। महिला को पता ही नहीं था कि हमारा राजा जोधा है। महिला ने जाके इसको खाना रखा। जोधा ने खाना, इतना जोरदार खाना बड़े दिनों बाद देखा था। उस महिला ने उस रोटी के ऊपर घी डाल के दिया इसको, कि ले जोधा इसको ठंडी होने के बाद में हुआ था। डायरेक्ट उस गर्म घी में जाके हाथ दे दिया। उस महिला ने एक डायलॉग मारा उसके ऊपर कि तू कैसा आदमी है, बाहुला आदमी है क्या? अगर तू इस गर्म वस्तु के अंदर अपना हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा। कि तू भी क्या उस मारवाड़ के राजा जोधा जैसा बन रहा है? जोधा बार बार जाता है मंडोर पे, आक्रमण करता है 100-200 लोगों को लेके जाता है और वापस मेवाड़ की सेना मारती है, भगाती है और भाग के आ जाता है। इस जोधा को उस दिन उस खाने को खाने के बाद में एक बात समझ में आ गई थी कि मुझे मंडोर जीतने के लिए पहले मंडोर पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। मुझे पहले मंडोर के आसपास के क्षेत्रों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को आक्रमण करके उसको जीतना चाहिए। उसके बाद में मैं मंडोर को जीत पाऊंगा।
उस महिला ने कहा कि जोधा की एक बड़ी गलती है, वो जाते ही अपने सबसे पहले इसको जीतना चाहता है मंडोर। उसको तो सबसे पहले मंडोर के आसपास के क्षेत्रों को अपने पास में जीतना चाहिए, ताकि जैसे जैसे मंडोर के आसपास के क्षेत्र वो जीतता जाएगा, वो लोग उसके पास जुड़ते जाएंगे, सेना बढ़ती जाएगी। एक दिन बड़ी सेना हो जाएगी तो उस पर मंडोर पर आक्रमण करेगा तो वो जीत सकता है। जोधा मन ही मन विचार करे कि अब मुझे यही करना। अब मंडोर तभी जीत सकता है जब इसके पास में कुछ क्षेत्र हो, कुछ लोग इसके पास हो। जोधा बड़ा परेशान था। एक बार क्या हुआ कि हडबुजी थे, और ये हडबुजी की बात करें अपन तो इनको देवता में जो पढ़ रहे हैं ना, हडबुजी के बारे में कहते हैं कि इनके पिता किसी लड़ाई में गए थे और युद्ध में गए तो वीर गति को प्राप्त हो गए। हडबुजी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी जन्म स्थली को छोड़ दिया। और अभी मैंने आपको बताया हडबुजी की जन्म स्थली क्या थी भाई, बुंडेल ग्राम नागौर। अब हडबुजी ने जैसे ही अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी जन्म स्थली को छोड़ा तो किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग गए। और जहाँ ये हडबुजी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे, उसे हडबुजी ने अपनी क्या बनाया, कर्म स्थली। अब हडबुजी की कर्म स्थली आज आपके फलोदी जिले में चाखू नामक एक गांव पड़ता है, उस गांव को माना जाता है। और ये चाखू नाम का गांव कहाँ पड़ता, फलोदी में। कहते इस चाखू नामक गांव में हडबुजी ने जाकर तपस्या की और यहाँ जाल के वृक्ष ज्यादा थे, इसलिए आज इस चाखू नामक गांव को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या है, हरबम जाल। हरबम जाल इसलिए कहते हैं कि जाल वृक्ष की अधिकता है,